बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़िया यास्मीन ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज से आपको उर्दू के लेक्चर में खुश आमदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा जो लेक्चर है, आज हम पढ़ेंगे मुकालमा निगारी। आपके उर्दू निसाब में अगर हम इम्तिहानी नुक्ता नज़र से देखें तो आपका ये सवाल नंबर 6 है, और सवाल नंबर 6 में आपके पास एक सवाल आता है जिसमें आपके पास चॉइस है। मसलन मुकालमा निगारी या रुदाद नवीसी या रोज़ नामचा। मुकालमा या रुदाद आप लिखते हैं, या फिर आपका सवाल आता है कि रुदाद या रोज़ नामचा। 90% इस तरह से होता है कि आपका मुकालमा या रुदाद का सवाल आता है और रोज़ नामचा नहीं होता। लेकिन बहरहाल हम इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ को छोड़ सकते हैं और 2 चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ताकि अगर बोर्ड में हमारा सवाल आ जाता है तो हम इन दोनों में से एक सवाल अच्छे तरीके से हल करें और एक सवाल चॉइस में छोड़ें और रोज़ नामचा को हम छोड़ दें, ताकि हमारा वक्त बच जाए और उसको तैयार करने का जो वक्त है वो आप इन सवालात को गौर से समझ के कर लें। मुकालमा निगारी, मुकालमा क्या है, इसकी तो हम आज तफसील पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लेक्चर का आज उन्वान भी यही है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तारुफ हल्का सा करवा दूं। मुकालमा 2 अफराद के दरमियान गुफ्तगू को कहते हैं। रुदाद आंखों देखा हाल अहवाल बयान करते हैं। और रोज़ नामचा क्या होता है, क्योंकि आपके जहन में फिर भी सवाल आएगा कि पता चले कि ये रोज़ नामचा है क्या। रोज़ नामचा आज का दिन आपका कैसा गुजरा, आपकी डायरी का पहला सफ़ा जो आप अपने रोज़ाना के मामूल लिखते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि डेली अपना एक वर्क लिख कर सोते हैं या उसको लिखते हैं कि आज का सारा दिन आपने क्या किया, उसको रोज़नामचा कहते हैं। बहुत मुख्तसर सा होता है आपका। तो इस हवाले से अगर देखा जाए आपके बोर्ड के सवालात में ये सवाल कम आता है, मुकालमा या रुदाद का सवाल ज़्यादा आता है। मुकालमा निगारी की तरफ बढ़ते हैं कि मुकालमा किसको कहते हैं। अगर हम लुगत के मानों में देखें, हम कलाम होना, बाहिमी गुफ्तगू, बिल मुशाफा गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। यानी कि हम कलाम होना, एक दूसरे से कलाम करना, एक दूसरे से मुखातिब होना। बाहिमी गुफ्तगू, एक दूसरे से मिलकर गुफ्तगू करना। बिल मुशाफा गुफ्तगू, मुशाफा कहते हैं हाथ मिलाने को, यानी हम हाथ मिलाकर जो गुफ्तगू करें। मसलन ये है कि जब 2 अफराद आपस में मिलते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो हमारे मुकालमा का आगाज भी वहीं से होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम उसकी तारीफ कोई मुतय्यन करते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को क्या कहते हैं, मुकालमा कहते हैं। अब 2 या 2 से ज्यादा, यानी ये शर्त नहीं है कि सिर्फ 2 अफराद के दरमियान मुकालमा हो, 2 अफराद से ज़्यादा भी जो लोग हैं वो मुकालमा कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो निसाब है उसमें तकरीबन मुकालमा हमारा ऐसा ही होता है जिसमें 2 अफराद के दरमियान गुफ्तगू को जो है वो मौजू बनाया जाता है। हमारे सिलेबस में मुकालमा निगारी ख़ास तौर पर किसी न किसी मौजू से मुतालिक होती है। यानी हमें कोई एक मौजू दे दिया जाता है, बेरोज़गारी का, मंशियात का, माशरती बुराइयाँ, या इस तरह का कोई भी मौजू होता है जैसे महंगाई का, तो उसमें हमने क्या करना होता है कि हम 2 अफराद के दरमियान गुफ्तगू ऐसी रखते हैं कि उससे हमें मालूमात भी मिल जाए और हम जिस मसले की तरफ तवज्जो मरकूज करवाना चाहते हैं वो भी सुनी जा सके। तो हम मुकालमा इसी तरह से ही लिखते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान किसी ख़ास मौजू पर गुफ्तगू हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मुकालमा कहते हैं। इसके अहम निकात देख लेते हैं कि मुकालमा निगारी के अहम निकात क्या हैं। यानी हमें मुकालमा, क्योंकि बज़ाहिर जब हम ये कहते हैं कि 2 अफराद के दरमियान गुफ्तगू है तो बज़ाहिर हम ये सोचते हैं कि 2 किरदारों का हम जिक्र कर देंगे, 2 अशखास हम फर्जी बना लेंगे और हम गुफ्तगू बस करते जाएंगे, तो इसका मतलब हमारा मुकालमा पूरा हो जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि इस सवाल का पेपर देना है, ये सवाल हमारे पर्चा में शामिल है और इसके मार्क्स हैं
10 नंबर हैं, हमने 10 नंबर लेने हैं, तो उसकी बेहतरीन पेशकश से ही हम मुकालमा निगारी के नंबर ले सकते हैं। तो इसी वजह से हमें चंद निकात या चंद असूल हैं जिनको देखना होगा कि हम मुकालमा कैसे लिखते हैं। ये चंद निकात कौन से हैं? सबसे पहले देखिएगा कि मुकालमा निगारी के अहम निकात में किरदार, यानी कि आप जो किरदार शामिल करते हैं, आप जैसे दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू है, आप उन दो अफराद का जिक्र करेंगे। अब उन दो अफराद का जिक्र करेंगे, जो आपका मौजू होगा, आप किरदार भी जाहिर है उसी मुनासबत से उसका इंतखाब करेंगे। अब उन किरदार में सबसे पहले आप उनके नाम लिखते हैं, ठीक है। नाम जो लिखें आप कोशिश करें कि वो नाम हो जो आपस में बराबर हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप खूबसूरती के साथ अपना मुकालमा पेशकश करेंगे आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। आप मसलन आप एक जगह लिख देते हैं अली और अगला नाम आप चूज कर लेते हैं रियाजुल हसन, अबुल हसन या इस तरह का, तो उनके दरमियान क्या होगा, अबुल हसन या रियाजुल हसन बड़ा हो जाएगा और अली छोटा हो जाएगा। ऐसे नाम चुने जो बराबर में हो, ताकि आप लोगों का जब कॉलम बने, आप जब नाम ए लिखें तो वो सारी तरतीब एक साथ ही आए। लेकिन ये तो एक नाम के लिहाज से इंफॉर्मेशन थी। अहम निकात की तरफ बढ़ते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। किरदार देखिएगा, मुकालमा में हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखना चाहिए। हिफ्ज़ मरातिब क्या होता है? हिफ्ज़ मरातिब यानी हम जिस उम्र या जिन्स या किरदार हम जो शामिल कर रहे हैं, या जिस रुतबे का किरदार है, हम उनकी जुबान, उनकी गुफ्तगू, उनका मुकालमा भी उसी अंदाज में हम लिखेंगे। मसलन हमने दो बच्चों के दरमियान मुकालमा लिखा है, जो है वो बच्चों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, और हम उनके दरमियान ऐसी गुफ्तगू करें जो बहुत मुदब्बर या अक्लमंद या फहम शऊर वाले इंसान गुफ्तगू करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमने मसनूई तसन्नो बनावट शामिल कर दी है अपने मुकालमा में, हमने मुकालमा को खराब कर दिया है। तो इस हवाले से सबसे अहम चीज है कि आप जो किरदार शामिल कर रहे हैं वो जिस पेशे से मुंसलिक है, वो जिस रुतबे के हैं या जिस मौजू से मुतलिक गुफ्तगू कर रहे हैं, आप उनकी तालीमी काबिलियत, आप उनकी उम्र, आप उनकी जिन्स, आप उनके रुतबे, आप उनके शोबे, इन तमाम तर चीजों का ख्याल रखकर आप मुकालमा लिखेंगे। अच्छा जी, जो दूसरा अहम निकात है वो है मौजू से मुतलिक दोनों किरदार मुतजाद सोच के हामिल हों। मुतजाद सोच का क्या मतलब? यानी कि एक अहम पॉइंट है आपका कि जिस मौजू का जिक्र किया जा रहा है, मसलन कोई भी आपका मौजू है, अब उसके वो जो दो अफराद आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे, अगर वो गुफ्तगू दोनों की सेम है, दोनों एक ही सोच के हामिल हैं, तो हमारा मुकालमा आगे नहीं बढ़ेगा। एक उसके मुखालिफ जाएगा और एक उसके जो है वो मस्बत राय देगा, उसकी तरफदारी करेगा, तो फिर जाके हमारे मुकालमे का मौजू जो है वो अपने एक तफसील के साथ आगे बढ़ेगा। इसी तरह से जरूरी नहीं है आप जो है वो आखिर तक मतजाद सोच के हामिल दोनों अफराद के किरदार को दिखाएं और आखिर वो मुत्तफिक ना हो सकें। आप यूं भी कर सकते हैं कि दोनों अफराद उस मौजू से मुतालिक अपनी एक मुनफरिद सोच देंगे, वो अपने ख्यालात का इजहार ख्याल करेगा, दूसरा फर्द अपने ख्यालात का इजहार करेगा, तो आखिर में जाकर दोनों एक ही सोच पर मुत्तफिक भी हो सकते हैं जिसकी ज्यादा बेहतर सोच है, और दोनों कोई हल भी निकाल सकते हैं या कोई तजावीज भी पेश कर सकते हैं, कोई राय भी दे सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज का जहन में ख्याल रखना है कि जो भी मुकालमा होगा आप उसकी लेंथ बढ़ाने में उस मौजू से नहीं हटेंगे, बल्कि उस मौजू से मुतालिक ही सारी गुफ्तगू करेंगे। आपको मैंने दो अहम निकात बता दिए किरदार के कि एक तो आपने हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखना है और दूसरा आपने क्या करना है, मौजू से मुतालिक उन दोनों किरदार की मतजाद सोच होनी चाहिए, ताकि वो अपने उस मुकालमा में जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही तरह से दे सकें। दूसरा पॉइंट आ जाता है ज़बानो बयान का। ज़ुबानो बयान क्या है? ज़ुबानो बयान पूरे मुकालमा में एक अहम चीज है। मसलन आप जिस तरह से मुकालमा का आगाज कर रहे हैं, आप उसको सादा जुबान रखेंगे, आप उसको तसन्नो और बनावट से पाक रखेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि आप इतनी मुश्किल उर्दू लिख दें कि वो समझ में ही ना आए, या उन दोनों अफराद के दरमियान में ऐसी गुफ्तगू हो जो उनके उम्र या उनके मर्तबे से हटकर हो।
इसी तरह से आपने क्या करना है, जुबान बयान का खसूसी तौर पर ख्याल रखना है कि आप जो उसलूब रखेंगे वो सादा आम बोलचाल की जुबान होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि उसमें कोई आप जुबान बयान का ऐसा इस्तेमाल हो कि जो इखलाकियात की हद में ना आए, और ऐसा भी ना हो कि जो इस कदर मुश्किल हो कि वो आम फहम ना हो, लोगों को समझ ही ना आए। दूसरी चीज आपने जिसका ज्यादा ख्याल रखना है, जो बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं मुकालमा लिखने में, कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ की सूरत में मुकालमा पेश करते जाते हैं। आप देखें कि एक शख्स इतनी देर नहीं बोल सकता। मुकालमा अच्छा लगता है कि जब आप मुख्तसर से जुमलों में बात को बयान करें। आप बड़ा पैराग्राफ एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेकिन हर पैराग्राफ बड़ा नहीं हो सकता, और हर पैराग्राफ सिर्फ बड़ा भी नहीं हो सकता, और हर बात एक लाइन पर भी मुश्तमिल नहीं हो सकती। आपने मुनासिब जुमले रखने हैं, आपने तवील जो है पैराग्राफ से इज्तनाब करना है, और आप वो जुमले रखेंगे जो उसमें अच्छे भी लगे और आपके मुकालमा में खूबसूरत भी लगे, क्योंकि हमने अपने मुकालमा के लिखने के साथ साथ हमने उस मुकालमा के लिखने के तरीक़ाकार पे भी गौर करना है कि एक अच्छे स्टाइल का लिखा हुआ मुकालमा और अच्छी मालूमात के साथ ही हमें नंबर दिलवा सकता है। तीसरा देखिएगा जो अहम है, जिसमें आप कहेंगे कि ये सारे किरदार, ये सारा या जुबान बयान जिस तरह से भी है, जो सबसे अहम है वो है मुकालमा लिखने का तरीक़ाकार। मुकालमा लिखेंगे कैसे? मैंने आपको पहले ये बात समझाई थी कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि मुकालमा को आम फहम समझकर जिस तरह से लिखना चाहते हैं लिखते हैं। वो ये नहीं समझते कि कुछ असूल भी होते हैं उसके तरीक़ाकार के लिए। हम इसके तरीक़ाकार पर नज़र डाल देते हैं कि हमने इसको कैसे लिखना है। अब सबसे पहले देखिएगा कि मुकालमा निगारी, हम पूरा सवाल लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, मुकालमा निगारी की हेडिंग दे देंगे, और उसके बाद जिस मौजू पर हमें गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है, दो अफराद के दरमियान जो गुफ्तगू का मौजू है, हम उन्वान की हेडिंग डाल के हम वो लिख देंगे कि बेरोजगारी पर या महंगाई पर दो अफराद के दरमियान मुकालमा। पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इतनी सी हेडिंग उन्वान के तहत डाल देंगे। याद रखिएगा कि उन्वान का इसमें कोई नंबर नहीं है, हम सिर्फ एक खूबसूरती के लिए लिख रहे हैं, और टाइम बचाने के लिए कि हम पूरे सवाल या जवाब पर टाइम अपना वेस्ट करने की बजाय मुख्तसर से अंदाज में सवाल का तारुफ करा दें कि मुकालमा निगारी है और हमारा सवाल है दो अफराद के दरमियान बेरोजगारी पर या महंगाई पर गुफ्तगू, जो भी हमारा उन्वान होगा। इसी लिहाज से अब दूसरी जो चीज़ है वो अक्सर स्टूडेंट्स सवाल भी करते हैं, और आप लोग भी इस चीज़ को समझ लें कि दूसरी चीज़ है कि हम आगाज़ कैसे करेंगे। आगाज़ दो तरीक़ों से किया जाता है, बल्कि तीन तरीक़ों से किया जाता है कि अक्सर लोग शुरू में लिख लेते हैं तमहीदी मंजरनामा। तमहीदी मंजरनामा का मतलब ये होता है कि हम तमहीद कैसे अपने मुकालमा की आगाज़ कैसे कर रहे हैं, हम तमहीद कैसे बांध रहे हैं, हम इब्तदा कैसे कर रहे हैं अपने मुकालमा की। तो तमहीदी मंजरनामा में आप क्या शामिल करेंगे कि दो अफराद के मिलने से पहले जो मंजर था, मसलन अगर वो किसी क्लास में बैठे हैं तो क्लास में आने के क्लास में जैसे वो आए आप उस मंजरनामा के बारे में बताएंगे, या फिर आप ये बताएंगे कि कहीं अगर वो मार्केट में मिले हैं या फिर किसी और जगह मिले हैं, एक से दो लाइनों में आप उस मंजरनामे को तमहीदी मंजरनामा की हेडिंग देकर आप उस मंजरनामा को ब्रैकेट में लिखेंगे, ताकि अगर आप उसको शामिल ना भी करें तो असल मुकालमा में फर्क ना पड़े। तमहीदी मंजरनामा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं भी इसको लिखना चाहते तो भी आपका मुकालमा अपनी जगह कायम और दायम है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अच्छा बनाने के लिए मुकालमा के लिए है, इसलिए तरीकाकार मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से अगर हम आगाज तमहीदी मंजरनामा से कर रहे हैं, हमने आगाज में एक मंजरनामा पेश किया उनके मिलने का, तो हम उसका जब मुकालमा का इख्तिताम करेंगे तो हम इख्तितामी मंजरनामा के साथ करेंगे कि इख्तिताम में दोनों अपने घर चले गए या दोनों अपनी क्लासेस में चले गए। जो जिस तरह से हम अपना मंजर शुरू में पेश करेंगे हम उसका इख्तिताम भी वैसे करेंगे, और इख्तितामी मंजरनामा को भी हम ब्रैकेट में देंगे, ताकि आप ब्रैकेट में देने का मतलब ये होता है कि अगर आप उस इबारत को निकालना भी चाहते हैं तो असल इबारत में कोई फर्क ना पड़े। अब देखिएगा कि तमहीदी मंजरनामा के बाद
फिर आप क्या करते हैं कि आप नाम लिखकर मुकालमा स्टार्ट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं। अब आप अपनी स्लाइड में देखिएगा कि सलाम लिखने का तरीका असल क्या है। अक्सर स्टूडेंट सलाम गलत लिखते हैं, इस्लाम लिख देते हैं, यानी कि अस्सलाम वालेकुम, या फिर जब हम क्योंकि बोलते हैं हम अस्सलाम वालेकुम हैं तो क्या करते हैं कि बीच में वाव डाल देते हैं, ना वाव आता है और ना ही इस्लाम आता है। अल-सलाम साइलेंट होता है, तो इसी वजह से हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। और इसको आपने निदाया निशान के साथ लिखना है, क्योंकि हम पुकार रहे होते हैं अस्सलाम वालेकुम, फुल आवाज में पुकारते हैं, तो इसी वजह से इसकी अलामत का अभी आपने ख्याल रखना है और आपने सलाम का सही तरीका लिखना है, जिस तरीके से आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा लिखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद फिर चंद चीजें हैं, ये आपने तमाम का तरीकाकार देखा, चंद चीजें हैं वो है रमूज औकाफ की। आप पूरे मुकालमा में रमूज औकाफ का ख्याल रखेंगे। रमूज औकाफ क्या है कि जहां पे आपको पता चलना चाहिए कि आप उर्दू जुबान शुरू से आप लिखते आ रहे हैं, आप इन अलामात से भी वाकिफ हैं। इंग्लिश में आप इनको पंक्चुएशन कहते हैं कि उनका कहां कहां पे ख्याल रखना है, या फिर हमने कहां पे अलामत इस्तेमाल करनी है, सही अलामत का इस्तेमाल क्या है, उसको हम उर्दू में कहते हैं रमूज औकाफ। रमूज औकाफ का इस्तेमाल मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली अलामत देखिएगा, आपके पास है राबता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास राबता की अलामत है, राबता, इस तरह के 2 डॉट आपके पास आते हैं। राबता का मतलब ये होता है कि हम एक लफ्ज का मतलब दूसरे से जोड़ रहे हैं। आप इसको मुकालमा में कैसे लिखते हैं? आप मुकालमा में आप देखिएगा कि आपके पास 2-3 कॉलम बनते हैं मुकालमा के लिए। एक आपका नाम, आप कोशिश करें कि आपका ये बराबर हो नाम, उसके बाद फिर आपके ये डॉट बराबर हो, और उसके बाद फिर ये जो आपके जुमले हैं ये आपके बराबर आने चाहिए। जैसे आपने अब ये नाम अली और असलम, इसके बाद आपने ये अलामत लगानी है, ठीक है। आप जब ये अलामत लगाएंगे, आपकी ये सारी अलामत तमाम तर मुकालमा में बराबर जानी चाहिए। नाम आपके इसी साइड पे ही आने चाहिए। इसी तरह से आपने इस चीज का देखना है कि जब आप मुकालमा लिखेंगे तो आपका सारा मुकालमा जो है वो इस कॉलम में आएगा। इस लिहाज से अगर आप मुकालमा में देखते हैं तो आपके 3 कॉलम बनते हैं। आपने लाइनें नहीं डालनी, लेकिन तरतीब जहन में रखनी है कि यहाँ पे आपके नाम और यहाँ पे आपके जो अलामत आप लगा रहे हैं, ये राब्ता की अलामत है, इस अलामत को लगाएंगे और इस साइड पे आप सारे मुकालमा लिखेंगे। अगर आपने ये मुकालमा, जैसे क्या हाल है, अगर यहाँ पे गैप आ गया तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे भी स्टार्ट कर देते हैं लिखना, तो ये आपका गलत होगा। आप यहाँ पे इबारत को नहीं लिख सकते, बल्कि आप इबारत को यहाँ पे ही लिखेंगे। इसी तरीके से एक और चीज आपने देखनी है कि अक्सर स्टूडेंट्स इस अलामत को इस तरह से लगा देते हैं। ये तफसीलिया की अलामत है, आपने इस अलामत का इस्तेमाल भी नहीं करना। आप इस अलामत को, इससे कहते हैं राब्ता की अलामत। इसी वजह से मैंने आपको समझाना चाहिए कि आप इस अलामत को यहां इस्तेमाल करेंगे। अगली अलामत है आपकी कौसैन। कौसैन किसको कहते हैं? ब्रैकेट को कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। आप कौसैन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब जिस तरह से मैंने आपको बताया तमहीदी मंजरनामा है, तमहीदी मंजरनामा जो चीज कौसैन होती है, जो चीज गैर जरूरी आप शामिल कर रहे हैं, अगर आप उसको निकालना भी चाहे तो आप उसको ब्रैकेट में दें कि असल इबारत में फर्क ना पड़े। असल इबारत हमारी क्या है? हमारी असल इबारत है मुकालमा। अगर हम इसको निकाल भी देते हैं तो हमारी असल इबारत में फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो आप एक्स्ट्रा बात करेंगे आप उसको कौसैन में देंगे, आप उसको ब्रैकेट में देंगे, ठीक है। इब्तदाई मंजरनामा, इख्तितामी मंजरनामा में कौसैन आती है, या फिर अगर मुकालमा में आप जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं और आप कैफियत भी लिखना चाहते हैं, मसलन किसी ने गुफ्तगू की है और साथ में वो हंस भी रहा है, आप हंसते हुए इस कैफियत को दिखाने के लिए आप उसको ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है, ताकि आप उस कैफियत के बारे में भी जान रहे हों कि उसके क्या तासुरात हैं, वो किस लिहाज से अब जो है वो मुकालमा पेश कर रहा है अपना, या बोल रहा है, वो गुस्से में है, हंस रहा है, या कहीं पे ऐसा मुकालमा आ गया कि वो रो पड़ा है। तो हम ये तमाम तर कैफियत भी ब्रैकेट में देते हैं, ताकि अगर हम इनको निकालना भी चाहें तो हमारी असल इबारत में कोई फर्क ना पड़े। यहां पे कहते हैं कि कौसैन का इस्तेमाल इस वजह से होता है। अब देखिएगा, तीसरा है आपका निदाइया, ठीक है। निदाइया की अलामत कहां पे इस्तेमाल होती है? जब आप किसी को पुकार रहे होते हैं। निदाइया, जैसे मैंने आपसे कहा कि अस्सलाम वालेकुम आपने लिखा है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम निदाइया
का निशान लगाते हैं ताकि पता चले कि हम, जैसे आपको मैंने दरखास्त में लिखवाया था जनाब आली जब आप पुकारते हैं तो उसके बाद भी आप क्या करते हैं, आप जनाब आली में भी आप निदाइये की अलामत लगाते हैं। तो निदाइया का इस्तेमाल ये है, ये रमूज़ काफ की चंद अलामात हैं। इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा मुकालमा निगारी में जो वाज़े तौर पर आपकी नजर आती है वो राब्ता की अलामत है। आपने उसको तो ज़हन नशीं कर लेना है कि आपको राब्ता की अलामत में और आपको ये तफसीलिया की अलामत का इल्म होना चाहिए कि आपने इनमें फर्क रखना है। जब हम ये अलामत लगाते हैं तो हमें बात अगली लाइन से शुरू करनी होती है, नीचे से, ठीक है। और जब हम ये अलामत लगाते हैं तो हमें उसी वक्त इस इबारत से उस इबारत तक हमें राब्ता रखना होता है। अच्छा, इसी तरह से बाकी अलामात में वावैन है, यानी कि वावैन किसे कहते हैं कि जब आप किसी का कॉल इबारत में नकल कर रहे होते हैं, मुकालमा में नकल कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप वावैन का इस्तेमाल करते हैं कि ये उस इबारत का कॉल नहीं है लेकिन हम किसी और का कॉल अपनी इबारत में शामिल कर रहे हैं, अपनी गुफ्तगू में शामिल कर रहे हैं, तो आप उसको भी किस में देते हैं, वावैन की सूरत में देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिएगा कि ये 2 कौमे लगाए हुए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी और की अलामत को अगर मैं अपनी इबारत में इस्तेमाल करूंगी तो फिर वो वावैन की सूरत में आएगा। इसी तरह से आप देखिएगा इसके अलावा भी चंद अलामात हमारे रमूज़ काफ में रमूज़ काफ की इस्तेमाल होती है मुकालमा में, जैसा कि आपको स्लाइड पे नजर आ रहा होगा कि शेर की अलामत आप लगाया करें, खत्मा की अलामत जब हम बात को ख़त्म करते हैं तो जिस तरह से आप इंग्लिश में फुल स्टॉप देते हैं तो इसकी अलामत भी वैसे ही इस्तेमाल होती है। अब ये देखिएगा रमूज़ काफ का इस्तेमाल और मुकालमा लिखने का एक हमने तरीक़ाकार देखा। आप इसको स्लाइड की मदद से थोड़ा सा अपना मुकालमा का आप देख भी सकते हैं कि स्लाइड में देखिएगा कि मैंने उन्वान शामिल किया है बेरोजगारी, उसके बाद आप देखिएगा ब्रैकेट में मैंने यानी कौसैन में मैंने एक मंजरनामा वो शामिल किया है। अगर मैं इसकी हेडिंग नहीं भी देती तो भी हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अकरम असलम, मैंने 2 नाम लिए, एक कॉलम मेरा बन गया नाम वाला। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है वो राब्ता की अलामत इस्तेमाल की है और उसके बाद फिर मैंने सलाम के आगे निदाइया निशान लगाया है और फिर मैंने जब इख्तिताम किया है, एक नमूना आपको मैं दिखा रही हूँ, इख्तिताम किया तो मैं आखिर में भी ब्रैकेट में अपनी इख्तिताम का मंजर भी लिख रही हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक अहम पॉइंट मुकालमा के लिए, जब आप मुकालमा लिखेंगे आप उसमें हवाले के अशार भी शामिल कर सकते हैं, आप अकवाल भी शामिल कर सकते हैं, जो चीज़ आप शामिल करना चाहें, लेकिन मौजू से मुतालिक होनी चाहिए, मौजू से हटकर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, मुकालमा में सबसे अहम जो चीज़ है वो मौजू से मुतालिक मुकम्मल आगाही है, शऊर है, यानी आपका जितना मुतालिया ज़्यादा होगा आप बेहतर तौर पर मुकालमा को भी पेश कर सकेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।